आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का चैप्टर सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, वर्ल्ड के अंदर जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें सबसे बड़ा है। और क्योंकि इसके अंदर हर चीज डिटेल में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा होगा, हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हर चीज बताता है कि फ्यूचर में क्या प्लानिंग हो सकती है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा रिजिड भी नहीं है और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है जितना ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो रिटिन है। और जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत ज्यादा रिजिड है, उसमें पे अमेंडमेंट नहीं हो सकते। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट के प्रोसीजर्स, इमरजेंसी के प्रोसीजर्स, बहुत सारा डिटेल जो उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। तो एट प्रेजेंट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक प्रियम्बल और लगभग 470 आर्टिकल्स हैं, जिसको 25 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 12 शेड्यूल हैं उसमें। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा 1949 में जो बना था, उसके अंदर प्रियम्बल था और 395 आर्टिकल से 22 पार्ट से और 8 शेड्यूल थे। तो उसमें चेंज हुआ है। वर्ल्ड के अंदर 3 कंट्री ऐसे हैं जिसके अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और इसराइल। ये 3 कंट्री वर्ल्ड के हैं जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ब्रिटेन के अंदर जो वहां पर कन्वेंशंस जो है वो चलता है कॉन्स्टिट्यूशन की जगह। सेकंड जो फीचर है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत सारे सोर्सेज से ड्रॉन है। जो गवर्नमेंट इंडिया का एक्ट 1935 है वो इसका स्ट्रक्चरल पार्ट बनता है। ज्यादातर जो प्रोविजन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहे हैं। आयरिश में स्पेन से लिए गए थे। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन का हमने वहां से लिया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज द मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहां पर हर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट भी जो है नॉर्मल उससे प्रोसीजर से किया जा सकता है। जैसे पार्लियामेंट के अंदर नॉर्मल कोई बिल पास होता है, सिंपल बिल पास करा करके वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है, कन्वेंशन को अमेंड किया जा सकता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का है। वहां पर क्या होता है कि स्पेशल प्रोसीजर जो है अमेंडमेंट का किया जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर ब्लेंड है दोनों मिक्सचर का, रिजिड का भी और फ्लेक्सिबल का भी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 मोड्स ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी वाले जो अमेंडमेंट होते हैं वो पार्लियामेंट में सिर्फ ऑर्डनरी लॉ की तरह पास होते हैं, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। वो आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं होते। स्पेशल मेजोरिटी में वो आर्टिकल 368 का पार्ट होते हैं। और उसमें जो पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी ही उसको बिल को पास करा सकती है। और फिर कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं कि जो स्पेशल मेजोरिटी और जिसमें स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वोटर एज का जो बिल पास हुआ था, वोटर एज को लोअरिंग ऑफ वोटर एज था, वो स्टेट के रेटिफिकेशन के लिए जरूरी भेजा गया था। तो ये हमारा एक प्रोसीजर है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ये सिर्फ लोकसभा में ओरिजिनेट हो सकता है, पार्लियामेंट में ओरिजिनेट हो सकता है, राज्यसभा में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास वो ओरिजिनेट नहीं हो सकता। और स्टेट्स के अंदर भी और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ओरिजिनेट नहीं हो सकता। ये कुछ पिक्यूलिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फेडरल फीचर्स जो हैं इसके अंदर जैसे स्टेट्स और सेंटर का एग्जिस्टेंस, ये फेडरल फीचर होता है। दो गवर्नमेंट है, स्टेट की और सेंटर की गवर्नमेंट। स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर होता है और सेंटर के अंदर प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स के लिए लिस्ट सिस्टम है कि कुछ जो हमारे यहाँ ड्यूटीज और जो वर्क्स हैं पार्लियामेंट के,
वो सेंट्रल लिस्ट में डिसाइडेड है, जिसके लिए सेंट्रल रेस्पॉन्सिबल होता है। कुछ लिस्ट जो है वो स्टेट्स के लिए बनी है, स्टेट का इंडिपेंडेंट अफेयर होता है वो। और कुछ जो लिस्ट होती हैं वो कॉन्करेंट होती है कि उसमें स्टेट और सेंटर दोनों काम कर सकते हैं। रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन होना ये भी फेडरल फीचर है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ टू हाउसेस इन स्टेट एट वेज इन सेंटर। जो पार्लियामेंट है वो राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनी है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, लोकसभा जो डिसोल्व हो सकता है। और जो स्टेट्स के अंदर कुछ स्टेट्स, हमारे 7 या 8 स्टेट्स ऐसे हैं कि जहां पर बाइकैमरलिज्म है, जहां पर जो स्टेट के अंदर 2 हाउस एग्जिस्ट करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर, जो इसमें एक यूनिटरी फीचर्स है वो नॉन फेडरल फीचर्स कहलाते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर होना। स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब ये है कि बहुत सारी जो पावर्स हैं वो सेंटर के हाथ में है, और रेजिडुअली पावर जो है, जैसे लिस्ट सिस्टम में सेंट्रल लिस्ट होगा, स्टेट लिस्ट होगा और कॉन्करेंट लिस्ट होगा। उसके अलावा जितनी भी पावर्स हैं वो रेजिडुअली पावर्स कहलाती हैं, वो सेंटर के पास होती है। इमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि 3 तरह की इमरजेंसी में से 2 तरह की इमरजेंसी में स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है, वो सेंटर के हाथ में आ सकता है। प्रेसिडेंट रूल में तो स्टेट मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाता है, तब वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगता है। और नेशनल इमरजेंसी में भी स्टेट्स के अंदर सेंटर चाहे तो वो अपने रूल्स रेगुलेशन बना सकता है विदाउट स्टेट की परमिशन के। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो है ये भी यूनिटरी फीचर है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ये फेडरल फीचर है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये यूनिटरी फीचर, नॉन फेडरल फीचर इसलिए कहा गया है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि स्टेट अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या कोई भी बिल स्टेट्स में ओरिजिनेट हो सकता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो अमेंडमेंट हो सकता है उसका, ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है। अभी तक हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, जबकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इतने अमेंडमेंट्स अभी नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ अमेंडमेंट का प्रोसीजर 368 के थ्रू होता है, लेकिन सभी अमेंडमेंट 368 से नहीं होते। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो है, एपेक्स पे सुप्रीम कोर्ट होता है, स्टेट पे हाई कोर्ट होते हैं, और ये इंटीग्रेटेड होता है। जो रूल्स रेगुलेशन है ऑल ओवर इंडिया सेम है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर जो होता है वो सेंटर अपॉइंट करता है, उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता। ऑल इंडिया सर्विसेज का एग्जिस्टेंस, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट सर्विस का एग्जिस्टेंस होना दैट इज द फेडरल फीचर, बट ऑल इंडिया सर्विसेज होना ये एक यूनिटरी फीचर होता है। और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, इमरजेंसी प्रोविजंस। अच्छा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, या क्वासी फेडरल भी बोल सकते हैं। कुछ क्रिटिक्स इसको बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी बोल सकते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बोल सकते हैं, फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्रिटिकल व्यूज हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। इसके अंदर क्या होता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उनके लिए कोऑर्डिनेशन होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द टू ऑर्गन्स, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। लेकिन हमारे क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि सपोज कीजिए इलेक्शन हुआ, लोकसभा बनी, लोकसभा बनने के बाद क्या होता है, उसी के मेंबर में से जो एग्जीक्यूटिव मेंबर निकलते हैं, और एग्जीक्यूटिव मेंबर जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव भी पार्ट प्ले करते हैं और एग्जीक्यूशन का भी काम करते हैं। तो इसलिए उनके बीच में कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होती, क्योंकि लोकसभा जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, एंड लोकसभा में ऑपोजिशन वगैरह सभी कुछ होते हैं। तो दैट इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन कोऑपरेशन, सॉरी कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर ये सेपरेशन होता है उसमें।
सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये एक यूनिक फीचर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी सॉवरेनिटी होती है, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है वहां पर। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो जुडिशियल सुप्रीमेसी होती है, वहां पर जो है कोर्ट जो सुप्रीमेसी है रखता है। लेकिन इंडिया के अंदर जो है वो सिंथेसिस है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भी है और जुडिशियल सुप्रीमेसी है, कि कोई एक्ट यदि पार्लियामेंट बनाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी इसलिए भी है कि जो इनका अपॉइंटमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी होने की वजह से पूरे इंडिया में एक से ही रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं। और जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो जुडिशरी जो जजेस एंड चीफ जस्टिस का, वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता है। और उसका अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस का, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, वो इतने सिंपल नहीं होते। और उसमें ये होता है कि जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो होता है वो भी उनके ऊपर लगता है, हाई कोर्ट के और जो जजेस और चीफ जस्टिस है इनके लिए रिमूवल के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस करना पड़ेगा। वो पार्लियामेंट के डिफिकल्ट प्रोसेस से ही रिमूव किए जा सकते हैं। तो इसलिए जुडिशियल ये इंडिपेंडेंसी भी है, जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। और लेकिन जो अपॉइंटमेंट होता है इनका, वो पार्लियामेंट के हाथ में होता है। द डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी इज दैट ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जुडिशियल और पार्लियामेंट्री का एक बैलेंस रहता है, चेक एंड बैलेंस, ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर चलती है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंगल सिस्टम ऑफ द कोर्ट एनफोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉ एज वेल एज द स्टेट लॉ। अमेरिका में क्या होता है कि वहां पर फेडरल लॉ जो होते हैं वो फेडरल जुडिशरी करती है, और स्टेट लॉ जो है वो स्टेट जुडिशरी करती है। वहां पे इंडिपेंडेंट होता है, दो तरह की जुडिशरी होती है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये 7 फंडामेंटल राइट थे। फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 में है। प्रेजेंटली ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अच्छा, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो रिमूव हुआ था, लेकिन राइट टू एजुकेशन वाले फंडामेंटल राइट को दोबारा से ऐड करने के बाद भी हमारे यहाँ 6 फंडामेंटल राइट इसलिए हैं, क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन ये फुल फ्लैज राइट नहीं है, दैट इज इंसर्टेड इन आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसका एक सब पार्ट बना है राइट टू एजुकेशन, वो अलग से पार्ट नहीं बना। तो इसलिए 7 के बजाय, क्योंकि ओरिजिनल में 7 थे, उसके बाद एक लेस हुआ तो 6 हुए, और अब जो है एक ऐड होने के बाद भी वो टोटल 6 ही हैं, बिकॉज दैट इज नॉट ए फुल फ्लैज फंडामेंटल राइट, दैट इज पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 7 फंडामेंटल राइट की जगह जब अब जो 6 फंडामेंटल राइट हैं, एक तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18, right to freedom 19 to 22, right against exploitation article 23 to 24, right to freedom of the religion article 25 to 28, cultural and educational right 29 to 30, and right to constitutional remedies article 32। अंबेडकर ने, बी आर अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, फंडामेंटल राइट जो एब्सोल्यूट नहीं है, और इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है इमरजेंसी के टाइम में, और ये सस्पेंड किए जा सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। अच्छा, और एक बात इसमें और भी इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स दीज आर द जस्टिसेबल। यदि कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो वी कैन मूव टू द कोर्ट स्ट्रेट अवे। और दूसरा इसमें यह है कि फंडामेंटल राइट्स दीज आर द नेगेटिव इंजंक्शंस। ये गवर्नमेंट के पार्ट में गवर्नमेंट को नॉन इंटरफेयर करने के लिए कंडीशन कहते हैं, जबकि फॉर डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी दीज आर द पॉजिटिव इंजंक्शंस, although these directive principles are not justiciable, but these are the positive injunction on the part of the government, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट से कुछ पॉजिटिव वर्क करने के लिए कहा है, और फंडामेंटल राइट्स में जो पब्लिक लिबर्टी है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करने के लिए कहा है। तो दोनों में एक बैलेंस है इसमें,
क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यदि कोई कोई प्रॉब्लम है तो फंडामेंटल राइट सुपरसीड करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में आर्टिकल 39 बी एंड सी उसको अप्लाई करने में यदि कोई क्लॉज उसके अंदर अप्लाई किया जा सकता है तो उसे अप्लाई करने में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाएगी। नॉर्मल केस में फंडामेंटल राइट सुपरसीड्स ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये बेसिक पार्ट है, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मिनर्वा मिल केस जो है 1980 में जो हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। ये जो 42nd अमेंडमेंट में ऐड किए गए थे और 19 उसमें स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट था। ओरिजिनल जो 10 थे, ओरिजिनल उसमें 12 थे लेकिन 10 ही उसमें थे, लेकिन एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने राइट टू एजुकेशन जो है वो उसमें इंसर्ट किया है। पार्ट 4 ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं ये भी नॉन जस्टिसेबल है, एंड दीज आर द पार्ट 4th A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सिंगल आर्टिकल है 51A। ये सभी 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होती है एक ही आर्टिकल के अंदर आती है। सेकुलर स्टेट, इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है। सेकुलर वर्ड जो था ये प्रीएम्बल के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। इसका सेकुलरिज्म का मतलब है कि इंडिया डज नॉट होल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हम सभी रिलीजन्स का इक्वल वो रखते हैं। कोई स्टेट कोई रिलीजन किसी से ऊपर नहीं है, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो। अच्छा, और दूसरी एक इसमें खास बात है कि इंडियन सेकुलरिज्म जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से टोटली डिफरेंट है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म का मतलब है कि नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन रिलीजियस मैटर, जबकि हमारे यहाँ है कोऑपरेटिव सेकुलरिज्म है। हमारा कंस्ट्रक्टिव सेकुलरिज्म के ऊपर हम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उसमें जो माइनर रिलीजन्स हैं उसके लिए स्टेट जो सपोर्ट कर सकता है, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेगेटिव इंटरफेरेंस, दैट इज पार्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटरफेरेंस। क्योंकि हमारा जो एक कल्चरल जो एस्पेक्ट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वोटिंग एज जो था वो अब 89 जो 88-89 में इसको 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 18 साल का किया गया था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ तो इसका स्टेट रेटिफिकेशन जरूरी था। ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ था और इसका स्टेट रेटिफिकेशन जरूरी था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंडिया ने उस समय लागू किया था। और इसमें जब हम पढ़ते हैं कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये उनमें से एक वो तो क्लॉज था जिसके ऊपर थम्पिंग मेजोरिटी से जो है वहां पर ये पास हुआ था यूनानिमसली। जो उसमें जो बेंच जो बचती है उसके अंदर सपोर्ट के लिए वो बची थी। इसके बारे में ये कोटेशन मिलती है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हॉलमार्क है। वर्ल्ड के अंदर बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं है कि जिसमें सभी जो एलिजिबल वोटर्स को वोटिंग राइट मिला हुआ था। ब्रिटेन के अंदर भी बाद में हुआ है। हमारे राइट फ्रॉम द बिगनिंग महिलाओं और पुरुष दोनों को जो एलिजिबल वोटर्स थे उनका वोटिंग एज का जो क्राइटेरिया है कि एज वगैरह उसका एक होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सभी वोट कर सकते थे इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, रेस, रीजन एटसेट्रा। वो वो हमारा उसका हॉलमार्क था। और उस समय वोटिंग एज थी 21, मिनिमम वोटिंग एज 21 थी। उसको बाद में रिड्यूस कर करके 18th ईयर 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किया गया। तो इंडिया के वास्ट साइज और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, हाई पॉवर्टी, सोशल इनइक्वलिटी और इलिटरेसी के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है ये एक बहुत पिक्यूलियर फीचर था। और इसमें एक बात ध्यान देने की है कि जब हमारा सबसे पहला इलेक्शन हुआ था
उस समय हमारे वोटर लिस्ट तक तैयार नहीं थी। तो वर्ल्ड हमारी डेमोक्रेसी, और हमने डेमोक्रेसी का मॉडल अडॉप्ट किया था। डेमोक्रेसी जो था ये हाईली एजुकेटेड सोसाइटी का गवर्नमेंट सिस्टम हुआ करता था। तो सबकी नजरें इस बात पे थी कि इंडिया का जो सबसे पहला इलेक्शन होगा वो कैसा होगा। और हमारा जो पहला इलेक्शन हुआ वो पोस्टपोन्ड हुआ था। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो वोटर लिस्ट का हमारा पूरा एक अपडेशन वर्क बचा हुआ था। हमारा पोलिंग रोल्स भी तैयार नहीं था। तो उसके बाद जो पहला इलेक्शन हुआ वो बहुत बड़ी सक्सेस हमारी डेमोक्रेसी के लिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग रहा है। सिंगल सिटीजनशिप, हम यूएस के अंदर डबल सिटीजनशिप होती है। वहाँ स्टेट और सेंट्रल दोनों में होता है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। ऑल सिटीजन irrespective of the state of the birth they are born or reside enjoy the same political and civil rights of the citizenship all over the country and no discrimination is made between them। जबकि यूएस के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप है। इंडिपेंडेंट बॉडीज, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दीज आर द इंडिपेंडेंट बॉडीज। ये भी पिक्यूलर फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी प्रोविजंस, हमारे यहाँ तीन तरह की इमरजेंसी लगाई जा सकती हैं। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 365 के अंदर और 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल, दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ स्टेट मशीनरी, state constitutional machinery, and financial emergency on the ground of the threat of the financial stability or credit of the India, आर्टिकल 360 में होती है। अभी तक हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई। नेशनल इमरजेंसी और जो स्टेट के ब्रेकडाउन में प्रेसिडेंट रूल, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन में प्रेसिडेंट रूल हमारे यहाँ लग चुके हैं। थ्री टीयर गवर्नमेंट, ये यूनिक सिस्टम है। वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी उसमें नहीं मिलेगा। जो पहले सेंटर फर्स्ट टायर, स्टेट सेकंड टायर और थर्ड टायर जो है ये हमारा पंचायत राज जो सिस्टम है उसका बना है। 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts 1992 have added a third tier of the government. The 73rd Amendment Act of the 92 gave constitutional recognition to the panchayat, rural local governments, by adding a new part 11th and a new schedule 11th to the constitution। तो नाइन्थ पार्ट में और जो 11th शेड्यूल का एडिशन जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ। तो ये ध्यान देने की बात है क्योंकि इसमें कई एग्जाम्स ऐसे हैं उसमें ये आ चुका है कि पंचायत राज जो है कौन से पार्ट में है, 9th पार्ट में, और 11th शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ऐड हुआ है इसमें। तो होप करते हैं कि ये काफी आपको सपोर्ट करेगा। और इसे पढ़ने के बाद आप कोई भी अच्छी सी बुक पढ़ सकते हैं, जैसे डी बसु का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी, ये आपको काफी सपोर्ट करेगा इसके अंदर। ये स्टैंडर्ड बुक्स है। डी बसु की बहुत अच्छी बुक है, वो मेंस के लिए भी काम आती है, प्री के लिए भी। एक जनरल स्टडीज का जो इंडियन पॉलिटी, ये बुक्स आप देख सकते हैं। थैंक यू।